बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाली देने वाले बच्चों को गुमराह बताया और कहा कि गुमराह बच्चों को सजा देने या अदालतों के चक्कर कटवाने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर के प्रदर्शन में कुछ युवाओं की भाषा मर्यादा से बाहर गई थी। कई वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश दिख रहा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफ करने की नहीं, बल्कि माफी मांगने की जरूरत है। अरे माफी मांगनी है मोदी जी, तो आपको माफ करने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत है। उन बच्चों से जिनके शरीर में आपके पुलिस की चलाई हुई फिलेट्स मौजूद है। आप आइए ना पार्लियामेंट में खड़ा होकर माफी मांग लीजिए देश के बच्चों से, देश के भविष्य हैं, हम आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। उन बच्चियों से माफी मांगिए जिनके लिए आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने कपड़े फड़वाए। Narendra Modi should apologize to the nation and the student fighters. What is the meaning of this forgiveness? This Modi and his police, Amit Shah's police, RSS BJP-led government police, they have done the brutality against the students in Delhi. जहां विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर है, वहीं बीजेपी के सहयोगियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात में दम है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के तौर पर इन शब्दों को बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया है और उन्होंने बच्चों को क्षमा कर दिया है। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनकी बात में दम है और ऐसा होना भी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल बहुत बड़ा है। संवेदनशीलता है, वहीं पर सामंती उद्दंडता है। और मोदी जी जो है वो इस तरह के जो है वो गाली गैंग के मवालियों का शिकार शुरू से रहे हैं। और इस तरह के ये जो गाली गैंग है, ये कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, कभी महिलाओं के कंधों पे बंदूक, कभी जो है वो छात्रों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन करता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि बच्चों के अभिभावक का रोल अदा करते हुए एक स्टेट्समैन के तौर पर बड़ा दिल दिखाते हुए जैसी जैसी भद्दी गालियां दी गई उनको, उनके मां को दी गई, उसके बाद भी सिर्फ 56 इंच की छाती नहीं है, दिल भी बहुत बड़ा है। जंतर मंतर के कई वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के मन में गुस्सा था और सवाल भी कि कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री की अपील का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में विरोधी को दुश्मन बनाने से ज्यादा जरूरी उसे समझाना है। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए अजीत डोभाल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद उपस्थित अतिथियों ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। इस समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के ट्रस्टी रोहित तिलक सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए समारोह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रीय सेवा के विचारों को एक बार फिर स्मरण कराया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने अजीत डोभाल की जमकर तारीफ भी की। याद है मेरे घर पर अजीत जी आए थे, दोपहर का वक्त था और उन्होंने जो टिप्स दी थी इसका परिणाम ये था कि न केवल अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट, देश भर के 13 बॉम्ब ब्लास्ट एक साथ
गुजरात पुलिस ने रिजॉल्व किए थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। बता दें 81 वर्षीय अजीत डोभाल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अभी इस पद पर बने हुए हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने मिजोरम, सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में काम किया है। इस्लामाबाद और लंदन में भारतीय मिशनों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डोभाल भारत चीन सीमा वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। 2017 में डोकलाम गतिरोध को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने में उनकी भूमिका को विशेष रूप से सराहा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर उनके रणनीतिक फैसलों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में महाराष्ट्र मंडल पुणे द्वारा की गई थी। ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति, विकास और सामाजिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। को ये साक्ष्य दिया गया है कि कैसे पिछले 2-3 दिनों में पटना एसएसपी के नेतृत्व में यहाँ के जिला पुलिस प्रशासन ने चुनाव को सैबोटाज करने की कोशिश की है, मतदाताओं को डराने, प्रभावित करने के उद्देश्य से जिस तरह की पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उसके लिए पटना एसएसपी के खिलाफ हम लोगों ने साक्ष्यों के साथ मुख्य चुनाव पदाधिकारी को एक प्रतिवेदन दिया है, जिस पर मुख्य चुनाव आयोग निर्वाची पदाधिकारी ने जांच के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और जैसा भी होगा उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम लोग दिल्ली इलेक्शन कमीशन जाएंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। पटना के एसएसपी और उनके साथ जुड़े हुए जिन पदाधिकारियों ने लोकतंत्र को मारने की, लोकतंत्र का चीरहरण की कोशिश की है, उनको ये अलाउ नहीं किया जा सकता है। वर्दी की आड़ में ये लोग गंदी राजनीति नहीं कर सकते हैं और अगर उन्होंने करने का दुस्साहस किया है तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जो मुझे वीडियो दिखाया कि चंदा चोरी के लिए विपक्ष ने ऐसा एक नाटक क्रम किया, चंदा चोरी का दुख मुझे भी है और शायद जितना उन लोगों को नहीं होगा जितना मुझे है। उनके हाथ में गंगा जल दे दो, मेरे हाथ में गंगा जल धर लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको नहीं होगा, पर मुझे भी दुख है और शायद उनसे ज्यादा है। लेकिन जो वस्त्र आपने धारण किया है वो भगवा है, भगवा है। इसीलिए विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे मेरी बात रखनी है, मैं यहां 100 चीजें कर सकता हूं ऐसी, नाटक के लिए, न्यूज पे आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे बाद में मेरा ही मजाक उड़े या मैं किसी की भावना को हर्ट कर दूं। तो वो जो भगवा कलर है ना, एक भी भगवादारी उसमें चंदा चोर था क्या? जवाब दीजिए। नहीं था। और आपने भगवा कलर क्यों पहना? आप दूसरा ही कोई कलर पहन लेते, आप कोई और रूप धारण कर लेते तो शायद आज आपकी हंसी नहीं होती, पर आप अपने आप को हंसी का पात्र और निंदा का पात्र बना रहे हैं। तो मेरी विपक्ष से भी निवेदन है, आप भी सनातनी हो तो प्लीज आपसे भी मेरा निवेदन है, आप विवेक का इस्तेमाल करें और कोई भी बात आपको रखनी है तो ऐसी मत करें जिससे सनातन और ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी चल रही है। इस बीच उत्तर कोरिया की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यूरोपीय देशों पर उत्तर कोरिया जमकर भड़का है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उत्तर कोरिया और यूरोप में नया विवाद देखने को मिल रहा है। तो चलिए पूरी खबर आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। उत्तर कोरिया और नाटो के बीच एक बार फिर विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नाटो के एक नए फैसले से किम जोंग उन की सरकार भड़की हुई है। हाल ही में नाटो ने यूरोप में अपने पुराने सैन्य ईंधन पाइपलाइन और भंडारण नेटवर्क को आधुनिक बनाने के एक प्लान को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य यूरोप में सेना के लिए ईंधन और दूसरे जरूरी सैन्य सामान को आसानी से पहुंचाना और स्टोर करना है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस प्लान की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि उत्तर कोरिया का दावा है कि नाटो इस प्लान के जरिए असल में रूस या किसी दूसरे देश के खिलाफ बड़े युद्ध की पूरी तैयारी कर रहा है। नाटो दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी युद्ध की आग भड़का सकता है और उससे पहले कभी इतनी खुलेआम युद्ध की तैयारी नहीं की थी।
उत्तर कोरिया का ये भी कहना है कि नेटो अब यूरोप से बाहर निकलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में रिमपैक जैसे सैन्य अभ्यासों में जर्मनी और इटली जैसे नेटो देशों ने हिस्सा लिया था। उत्तर कोरिया का मानना है कि नेटो कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास भी तनाव बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि नेटो शांति की बात करने के बजाय युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूरोप के देश लगातार अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। यूरोप के कई देशों ने रूस को देखते हुए अपने डिफेंस बजट में काफी बढ़ोतरी की है। कई पश्चिमी रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन ने अपना डिफेंस बजट 14% तक बढ़ा दिया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।